द्विवेदी युग। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1900 से 1918 तक का जो समय है उसको द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी काव्य की नई धारा की संज्ञा दी है। शुक्ल जी का नई धारा से अभिप्राय था कि प्राचीन अभिव्यंजनागत जो रूढ़ियाँ थी, अभिव्यक्त पद्धतियाँ थी, अनुभूतियाँ थी, उनमें शास्त्रीयता आदि के स्थान पर स्वानुभूत भावोद्वेजन अंध प्रतिक्रिया के स्थान पर अनुभूति की जीवंतता, परिपाटी के स्थान पर समसामयिकता आदि कतिपय ऐसी विशिष्टताओं से था जिनका पूर्ववर्ती काव्य धाराओं में सर्वदा अभाव सा था। द्विवेदी युग के ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा डॉक्टर हरिचरण शर्मा ने कहा है कि जागृति के नवोन्मेष, सुधार, परिष्कार और अनुकरणीय जीवनादर्शों के नियामक यह कविता पावनता, संयमशीलता, सदाचार और त्याग की कविता है। इसके कवि त्यागी हैं पर विरागी नहीं, अनुरागी हैं पर भोगी नहीं। तो इस प्रकार द्विवेदी युग के ऊपर ये विद्वानों के मत हैं। द्विवेदी काल में जो प्रमुख कवि थे वो थे नाथुराम शर्मा, शंकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त। द्विवेदी कालीन जो प्रमुख साहित्यिक जो प्रवृत्तियाँ थी, उन साहित्यिक प्रवृत्तियों में भारतेंदुकालीन साहित्यकार जहाँ भारत दुर्दशा पर अपना दुख प्रकट कर रहे थे, वहाँ द्विवेदी कालीन कवि मनीषियों ने देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ साथ देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा भी दी है। उन्होंने आत्मोत्सर्ग एवं बलिदान के मार्ग को भी दिखाया है। द्विवेदी युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें से है, प्रथम जो विशेषता है वो है बौद्धिकता का प्राचार्य, अर्थात द्विवेदी युग में बौद्धिक संघर्ष या बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन अधिक हुआ और मानवतावाद की उच्च भूमि पर कवियों ने जा कर के और अपने साहित्य को वहाँ पर लिखा है। मानवतावाद की उच्च भूमि को यदि हम कवियों के आधार पर देखें तो उसका एक उदाहरण हम हरिओंद की कविता से ले सकते हैं कि आप आंखें खोल कर के देखिए, आज जितनी जातियां सिर धरी, पेट के उनके पड़ी दिखलाएंगी, जातियां कितनी सिसकतियां मरी। द्विवेदी युग में जो अन्य विशेषता है वो है नारी की गरिमा और महत्ता। द्विवेदी युगीन कवियों ने अपने काव्य में नारी को उच्च आदर्श स्थान दिया और उनकी गरिमा का पूरा ध्यान रखा। उसकी गरिमा में उपस्थिति द्विवेदी युग के अंतर्गत काव्य में देखने को मिलती है। नारी के आदर्शों के आधार पर उन्होंने नारी के महत्व पर भी बल दिया है और उसको एक पवित्र स्थान द्विवेदी युगीन कवियों ने दिया है। द्विवेदी युग की अगली जो प्रमुख विशेषता है वह है आदर्शवाद की प्रतिष्ठा। द्विवेदी युगीन कवियों ने आदर्श को स्थापित करने का अपने काव्य में भरसक प्रयास किया, जिसमें रामचरित्र उपाध्याय हैं। उनका एक उदाहरण है, अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल भी सहता। इसके अतिरिक्त रामनरेश त्रिपाठी की एक कविता है, वो भी इसका उदाहरण है। और रामनरेश त्रिपाठी अपनी कविता में कहते हैं कि गंध विहीन फूल है, जैसे चंद चंद्रिकाहीन,
यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, प्रेम है, स्वर्ग प्रेम है। प्रेम असंख्य अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है। प्रेम हृदय आलोक। तो इस प्रकार द्विवेदी युगीन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से यहाँ पर आदर्श की स्थापना करने का प्रयास किया है, आदर्श को उच्च स्थान दिया है। द्विवेदी युगीन काव्य में एक और प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है, वो है उपदेशात्मकता की प्रधानता। द्विवेदी युगीन कवियों ने काव्य के अंतर्गत इस तरह का प्रयास किया है कि यहाँ पर उन्होंने एक तरह से कवियों को तक उपदेश देने की कोशिश की है। तो मैथिली शरण गुप्त की एक कविता, इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अर्थात द्विवेदी युग के जो कवि थे उन्होंने उपदेशात्मक काव्यों की रचनाएं की हैं, या यूँ कह सकते हैं कि उनके काव्य में उपदेश या उपदेशात्मकता की प्रधानता देखने को मिलती है। द्विवेदी युग की एक प्रमुख जो विशेषता है वो है राष्ट्रीय चेतना, क्योंकि द्विवेदी युगीन जो कवि थे उनमें जो मैथिली शरण गुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय है, राम नरेश त्रिपाठी है, रामचरित उपाध्याय है, हरिओंद है, इन लोगों ने राष्ट्र प्रेम को अपने काव्य का प्रमुख आधार माना और उन्होंने राष्ट्रीय चेतना से युक्त काव्य की रचना की है, जिसमें जो कवि हैं उन्होंने लिखा है, शंकर कवि हैं, उन्होंने लिखा है बलिदान गान जो कविता है, उसमें लिखा है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता है, उसमें उन्होंने उनका जो राष्ट्रीय चेतना से संबंधित जो पंक्तियाँ देखने को मिलती हैं, तो वो है पुष्प की अभिलाषा, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी एक पुष्प के माध्यम से राष्ट्रीय या राष्ट्र प्रेम का जो संदेश देते हैं, तो उसमें पुष्प तक की अभिलाषा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ देना तुम फेंक, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। और द्विवेदी युगीन जो कवि थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलनों के प्रति अपनी आस्था को दृढ़ किया था और वो स्वदेशी के प्रचार और प्रसार को अपने काव्य में उन्होंने स्थान दिया है और विदेशी सामान था उसका बहिष्कार द्विवेदी युगीन कवियों ने किया है। द्विवेदी युगीन काव्य की जो विशेषताएं हैं उनमें एक प्रकृति चित्रण भी उनकी प्रमुख विशेषता है। तो प्रकृति चित्रण में उनका जो मोह है वो प्रकृति के प्रति बहुत अधिक रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि उनके काव्य की रचना में प्रकृति के प्रति जो प्रेम था उससे वो दूर नहीं रह सके हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो प्रिय प्रवास कविता है उसका उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो इस प्रकार द्विवेदी युगीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण किया है अपने काव्य में। एक और अन्य विशेषता जो उनकी है वो है अनुवाद की प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द लाइट ऑफ एशिया का उन्होंने अनुवाद किया है और उस अनुवाद में बुद्ध चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है उसको। गीतांजलि के अनुवाद में भी हिंदी साहित्य को उन्होंने विकास दिया है। तो अनुवाद की प्रवृत्ति भी द्विवेदी युगीन कवियों में देखने को मिलती है। द्विवेदी युगीन जो काव्य थे उसमें उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त विषयों की विविधता भी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त हास्य व्यंग का भी द्विवेदी युगीन
काल में लिखा गया है। बाल मुकुंद गुप्त एक जगह लिखते हैं कि हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी। सच है सभ्य देश की चीज़, तुमको उसकी कहाँ तमीज़। तो इस प्रकार द्विवेदी युगीन काव्य की ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें उन्होंने राष्ट्र प्रेम को अधिक महत्व दिया है, स्वदेशी आंदोलनों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, विदेशी का बहिष्कार किया है। एक उदाहरण इसका हम देख सकते हैं, स्वदेशी वस्त्र स्वीकार कीजिए, विनय इतना हमारा मान लीजिए। पानी पीना देश का, खाना देशी अन्न, निर्मल देशी रुधिर से नस नस हो संपन्न।